Hello students, we are back with another new video. We were reading chapter 1 of Civics, Democracy and Equality, and we had read about monarchy, authoritarian government. Now let's read about military dictatorship. डिक्टेटरशिप होती है तानाशाही और मिलिट्री डिक्टेटरशिप क्या होती है? जो मिलिट्री का है, वहाँ का सेना का जो तानाशाही होता है, दैट इज द मिलिट्री डिक्टेटरशिप. लेट्स रीड. इट इज ए फॉर्म ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन विच द पॉलिटिकल पावर्स लाइज विद द मिलिट्री. ये एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ही एक फॉर्म होता है, ग्रुप होता है, जिसमें सारे पावर्स मिलिट्री के पास में होते हैं. द रूलर्स गिव ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू नेशनलिज्म. राष्ट्रीयता की भावना होती है रूलर्स में. द पीपल आर हाउएवर नॉट इवन मच फ्रीडम. लेकिन जो लोग होते हैं उनके पास में ज़्यादा आज़ादी नहीं होती. इवन द मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. यहाँ तक कि मीडिया को भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती है. मीडिया आज़ाद नहीं होती है. द जुडिशरी इज अंडर द गवर्नमेंट्स कंट्रोल. कानूनी व्यवस्था, सारी न्यायिक व्यवस्था, ये सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है. देयर इज ए पिक्चर ऑफ सद्दाम हुसैन. सद्दाम हुसैन कौन थे? नेक्स्ट रीड. सद्दाम हुसैन's regime, which began as a one-party rule by the Baath Party in Iraq, turned into a military dictatorship over time. सद्दाम हुसैन की पार्टी, जो वहाँ की रूलिंग पार्टी थी, बाथ पार्टी से थे, उन्होंने अपना शासन शुरू किया. लेकिन बाद में आगे चल के उन्होंने मिलिट्री डिक्टेटरशिप को शुरू किया. एक तानाशाह बन गए वो. कुछ और भी फोटोस हैं. इदी अमीन, मुअम्मर अल गद्दाफी, गमल अब्देल नसर, ये कुछ डिक्टेटरशिप है, तानाशाह लोग हुई है. इन द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका टू पावरफुल मिलिट्री डिक्टेटर्स इन द पास्ट लाई लाइक इदी अमीन Uganda, Muammar al-Gaddafi Libya, and Gamal Abdel Nasser Egypt to enjoy military leadership. ये सब मिलिट्री डिक्टेटर थे, तानाशाह थे. Some countries even experienced civil and military rules alternatively, like Pakistan, Fiji, and Libya. म्यांमार एंड नॉर्थ कोरिया आर प्रेजेंटली अंडर मिलिट्री रूल. इनमें से म्यांमार और नॉर्थ कोरिया भी आज भी वो मिलिट्री रूल में, वहाँ पे मिलिट्री का रूल है. केस स्टडी, केस स्टडी ऑंग सैन सूकी. ऑंग सैन सूकी कौन थी? ऑंग सैन सूकी इज द प्रो डेमोक्रेसी लीडर ऑफ म्यांमार एंड द विनर ऑफ 1991 नोबेल पीस प्राइज. इनको 1991 में नोबेल पीस प्राइज मिला था. नोबेल शांति का पुरस्कार मिला था इनको. द 65 years old Sue had spent most of the last 21 years in some form of the detention because of her efforts to bring democracy to military-led Myanmar. इनको अपने जो 21 years इनको डिटेंशन में बिताने पड़े, यानी कि इनको नज़रबंदी में अपने 21 years बिताने पड़े. अपने घर में ही इनको नज़रबंद कर दिया गया, कैद कर लिया गया, क्योंकि इन्होंने डेमोक्रेसी लाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किया था. म्यांमार में डेमोक्रेसी लाने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे. हर फादर ऑंग सैन लेड हिज कंट्रीज फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन एंड गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम बर्मा. इनके फादर्स भी फ्रीडम फाइटर थे, स्ट्रगलर थे. उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था और आज़ादी पाई in 1947, but he was killed by his own rivals in the same years. और अपने साथियों द्वारा इनकी मौत हो गई, ये मारे गए. Suu Kyi's mother
दाओ किन की gained prominence as a political figure in the newly formed Burmese government. और इनकी जो मदर थी जिनका नाम डो किन की, उन्होंने भी वहाँ की राजनीति में, बर्मा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया. She was appointed Burmese ambassador to India and Nepal in 1960 and Suu Kyi followed her there. तो इनकी मदर को 1960 में इंडिया में और नेपाल में बर्मा का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, राजदूत अपॉइंट किया गया, और अपनी मदर को ही सू की ने फॉलो किया. लेटर Suu Kyi went to work for the United States in New York in 1998. Suu Kyi returned to Burma at first to tend to her ailing mother, but later to lead pro-democracy movements. बाद में ये भी pro-democracy जो आंदोलन था उसमें शामिल हो गई. Influenced by both Mahatma Gandhi's philosophy of non-violence and Buddhist concept. महात्मा गांधी की जो फिलोसफी थी और बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट था उससे इंस्पायर होके, उससे प्रभावित होके, इन्फ्लुएंस होके इन्होंने वहाँ का जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट था उसमें अपनी भूमिका निभाई. Suu Kyi entered politics to work for democracy in her country. She founded the National League for Democracy on 27 September 1988 and organized peacefully rallies calling for democratic reforms and free election. इन्होंने काफ़ी रैलीज की ताकि फ्री इलेक्शन हो सके और पीसफुली की, शांति से की. बट द आर्मी सीज्ड पावर इन ए कॉप एंड Suu Kyi was put under house arrest on 20 जुलाई 1989. लेकिन इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, इनके पावर्स को सीज कर दिया गया, इनके पावर्स ले लिए गए. इन 1990 जनरल इलेक्शन Suu Kyi's National League for Democracy won a landslide victory, but the ruling military जनता refused to accept the election result. लेकिन क्या हुआ, इन्होंने काफ़ी मोमेंट्स में हिस्सेदारी ली, भाग लिया. तो 1990 में जो इलेक्शन हुए उसमें इनकी पार्टी सोनकी की जो नेशनल लीग थी वो पार्टी बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड विक्ट्री से इनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, यानी बहुत ही ज़्यादा बहुमत से इनकी विजय हुई. लेकिन वहाँ की जो मिलिट्री junta थी उन्होंने जो इलेक्शन का रिजल्ट था उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. इन्होंने इनकी जीत को एक्सेप्ट नहीं किया. शी रिमेन अंडर हाउस अरेस्ट फॉर ऑलमोस्ट 15 years of the 21 years from 20 July 1989 until her release in 13 November 2010. ये केस स्टडी था ऑंग सैन सूकी के बारे में ना. कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट्स के फॉर्म के बारे में रीड कर रहे थे. मोनार्की, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, मिलिट्री डिक्टेटरशिप. नाउ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या होता है? The communist or socialist government are also non-democratic government. ये non-democratic governments होते हैं. They advocate that ownership of the means of production should be collective and private ownership of property should be denounced. ये इस बात पर ज़्यादा एडवोकेट करते हैं, बल देते हैं कि ownership of means of production should be collective और ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी डिनाउंस. यानी किसी एक प्रॉपर्टी जो किसी एक ऑनरशिप होना, प्राइवेट ऑनरशिप होना, यानी किसी के निजी ऑनरशिप होना, ये सब उनको डिनाउंस करते थे, ये उसको नहीं मानते थे. ये The Russian Revolution in 1917 and the Chinese Revolution in 1949 were landmarks in establishing the communist government in these countries. और ये जो गवर्नमेंट्स हैं किन किन कंट्रीज में? चाइना में है, शी जिनपिंग वहाँ के प्रेसिडेंट है. क्यूबा एंड वियतनाम आर द एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिस्ट स्टेट्स. देयर इज अनदर केस स्टडी नेपाल. नेपाल के बारे में केस स्टडी करते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. नेपाल इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया.
नेपाल हैज सीन रैपिड पॉलिटिकल चेंज ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स। इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, इंडिया का पड़ोसी कंट्री है, और नेपाल ने पिछले 2 डिकेड्स में, पिछले 20 सालों में बहुत तेजी से पॉलिटिकल चेंज देखे हैं। Until 1920, Nepal was a monarchy running under the executive control of the king. 1990 तक वहाँ पर किंग ही होते थे, राजा ही राज करते थे, मोनार्की रनिंग था, मोनार्की रूल था। Faced with a communist movement against the absolute monarchy, King Birendra in 1990 agreed to political reform by creating a parliamentary monarchy with the king as the head of the state and prime minister as the head of the government. जो वहाँ के राजा थे बीरेंद्र, उन्होंने 1990 में वो इस बात से एग्री हो गए कि यहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म होने चाहिए, राजनीति में सुधार होने चाहिए, पार्लियामेंट्री मोनार्की होनी चाहिए, और किंग स्टेट का हेड होगा और प्राइम मिनिस्टर वो पूरा गवर्नमेंट का हेड होगा। In 2002, the king sacked the elected prime minister and appointed his own man to important position. 2002 में क्या हुआ कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चुने गए और उनके कुछ लोग थे, उनको इम्पोर्टेंट पोजीशन दी गई। Following this, in 2005, the king dismissed the entire government and assumed full executive power। और 2005 में किंग ने जो पूरी गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया और सारे पावर अपने पास में ले लिए, सारे एग्जीक्यूटिव पावर अपने पास में ले लिए। The people reacted to this action with a movement against the monarchy and forced the king to give up power। लेकिन राजा के ऐसे करने से जब किंग ने वहाँ की जो पूरी गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया, गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया, तो वहाँ के जो लोग थे, नेपाल के लोग थे, उन्होंने एक मूवमेंट किया, आंदोलन किया राजा के खिलाफ, और इस वजह से राजा को अपने सारे पावर फिर से छोड़ने पड़े। This movement in April 2006 brought about a change in the nation's governance। और इस मूवमेंट का अप्रैल 2006 में एक बहुत बड़ा चेंज आया। An interim constitution was prepared with the king giving up power, and an interim house of representatives was formed with the merged members। राजा को अपने सारे पावर छोड़ने पड़े और एक इंटरिम हाउस, जो प्रतिनिधियों का एक हाउस बनाया गया मोस्ट मेंबर के साथ में। On December 28, 2006, the interim parliament passed a bill that would abolish monarchy and make Nepal a federal republic। तो दिसंबर 28, 2006 में एक इंटरिम पार्लियामेंट एक बिल पास किया गया जिसमें मोनार्की को अबोलिश कर दिया गया, राजशाही को नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अभी राजा का रूल नहीं होने लगा और फेडरल रिपब्लिक, एक केंद्रीय शासन बनेगा विद द प्राइम मिनिस्टर बिकमिंग हेड ऑफ स्टेट, और स्टेट का प्राइम मिनिस्टर हेड रहेगा। ऑन अप्रैल 10, 2008 द फर्स्ट इलेक्शन इन नेपाल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस। पहली बार इलेक्शन हुए नेपाल में ऑन 10 अप्रैल 2008 को। ऑन May 28, 2008 lawmaker in Nepal legally abolished the monarchy and declared the country a republic, ending 239 years of royal rule। So 28 मई 2008 को लॉ मेकर्स ने, यानी कानून बनाने वालों ने नेपाल में लीगली, कानूनी रूप से मोनार्की को अबोलिश कर दिया, राजशाही को समाप्त कर दिया और नेपाल को एक रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया। ये सब 239 इयर्स के राजा के रूल के बाद में हुआ था। किंग ज्ञानेंद्र वॉज गिवन 15 days to leave the royal palace in central Kathmandu by the Nepalese Constituent Assembly। राजा को अपना जो शाही महल था वो छोड़ना पड़ा जो काठमांडू के बिल्कुल सेंटर में था। He left the former royal palace on June 11। On July 19, 2008 the first round of voting for the election of country's president and vice president took place in the Constituent Assembly।
जुलाई 19 2008 को प्रेसिडेंट के लिए, कंट्री के प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुआ. परमन एंड झा became the first vice president and Dr. Ram Barman Yadav was elected president of Nepal on August 15, 2008. Maoist leader Prachandana Pushp Kamal Dahal was elected the prime minister of Nepal. So these are the photos of them. ये इनकी फोटोज हैं. ओके, सो अभी तक हम रीड कर रहे थे गवर्नमेंट्स के फॉर्म के बारे में. कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट्स के? मोनार्की, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. ओके, तो आज हम इतना ही रीड करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट डेमोक्रेसी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सिविल राइट्स मूवमेंट्स, डेमोक्रेसी इन एक्शन, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. ओके, सो यू रीड दिस चैप्टर अगेन. इस चैप्टर को फिर से रीड करें और अंडरस्टैंड करें, समझें. ओके, टेक केयर.